आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कब से आपको इस एग्ज़ाम के लिए फोकस हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। यदि आप 1 जनवरी से इस एग्ज़ाम पर पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा। क्यों? यदि आप 2018 से 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम का वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2023 का जो पेपर था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था और 2024 का पेपर तो उसकी तुलना में आसान था, बट इतना भी आसान नहीं था। तो ऐसे में 2025 का पेपर ऐसा नहीं है कि जैसे 2024 में आया वैसे ही पेपर 2025 में होगा। हो सकता है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाए। तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है इस एग्ज़ाम का दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। एक पॉइंट तो क्लियर है और एनालिसिस से एक पॉइंट ये भी उभर करके आता है कि यदि आप सरफेस की पढ़ाई कर रहे हो, यानी सतह से सतह की पढ़ाई कर रहे हो, यानी ऊपर ऊपर आप पढ़ते चले जा रहे हो, आप जो भी पॉइंट सीख रहे हैं, जैसे एक फैक्ट आपने कोई सीखा, जैसे आपने एक फैक्ट सीखा कि हड़प्पा सभ्यता में पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी। एक एंगल ये भी है कि एक एंगल ये भी है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब मान लीजिए आपने इसका आंसर आपने इसका आंसर आपको मिल गया, आपने पढ़ लिया कि हाँ हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी, आपने पढ़ लिया। लेकिन आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि किस बेसिस पे, किस आधार पर हम कह सकते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या ऐसा आपको दिखता है जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी। देखिए यहाँ से 2 एंगल है तैयारी करने का। एक तो जो आप रट रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट रटते चले जा रहे हैं, डेप्थ में गहराई में नहीं जा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और एक एंगल है कि आप सही तरीके से उस फैक्ट का एनालिसिस करें। आप ये जानने का भी प्रयास करें कि कैसे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी, हम कैसे कह सकते हैं। तो जब आप ये पॉइंट जानने का प्रयास करोगे कैसे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो यहाँ से आप एनसीईआरटी की गहराई में उतरोगे। और जब आप एनसीईआरटी की गहराई में उतरोगे तो वो मल्टीपल फैक्ट या कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में आपको क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिल जाता है। आप देखते होंगे एक क्वेश्चंस के अंदर 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट तक रहते हैं। तो ऐसे में ये जो एक क्वेश्चंस के अंदर 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट डाल दिया जा रहा है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप किसी भी टॉपिक के या किसी भी फैक्ट, कोई भी फैक्ट आप सीख रहे हैं तो उसका केवल वो लाइन ना रट लें कि आपने रट लिया। ऐसे आपने रट लिया कि हाँ हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी और उसके बाद आप आगे बढ़ जा रहे हो। आप ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो कैसे हुई थी। तो उसके गहराई में भी आपको उतरना है, ये भी जानने का प्रयास करना है कि कैसे हो रहा है, क्योंकि कैसे वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल जाएंगे जो क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तरीका होना चाहिए, यानी एनसीईआरटी को हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए कि आपने एनसीईआरटी को हवा में उड़ा दिया। आपको एनसीईआरटी की गहराई में उतरने का प्रयास करना चाहिए। हर एक जो भी फैक्ट आपको सीखने को मिल रहा है आप जाने कि कैसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके क्या एग्जाम्पल है, क्या उसके तर्क हैं, वो भी आप जानने का प्रयास करें। दूसरा पॉइंट, अगर हम देखें जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, फैक्ट बेस्ड पॉइंट कितना फैक्ट आप तैयार करें, क्योंकि फैक्ट बेस्ड पॉइंट की संख्या भी बढ़ रही है क्वेश्चंस में। तो फैक्ट बेस्ड ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो बार बार आपसे भूल जाते हैं, तो इसके लिए क्या करें? तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि आप इस प्रकार के फैक्ट को ना तैयार करें जो इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो आप ऐसे सोर्स से पढ़ रहे हैं जिसका कोई काम ही नहीं है। तो फैक्ट के लिए आपको एक सही अप्रोच, एक सही डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। क्या है फैक्ट के लिए, क्या सही अप्रोच है? एक तो जो आप एनसीईआरटी की बुक, जैसे आप ये यूटिलाइज करो, जो एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ रहे हो, उस एनसीईआरटी के बुक से जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट सीख रहे हैं वो आपको पता हो। साथ ही साथ आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, उस लेवल का जो कॉन्सेप्ट, वहाँ से जो आपको फैक्ट सीखने को आपको मिल रहा है, जो कॉन्सेप्ट फैक्ट आपको वहाँ से सीखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय, वो उतना हो जाना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर के पॉइंट के अंदर आपको जो 4 पॉइंट दिया रहता है, जिसमें से अगर आपको एक पता है, 3 नहीं पता है, तो आंसर आपने सही कर ले, आपको पता था, बट 3 नहीं पता था, उसको भी जानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि स्टेटमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर जो 4 स्टेटमेंट होते हैं किस एक क्वेश्चन बनने के एक इम्पॉर्टेंट एंगल होते हैं। तो आपको उसकी भी गहराई में आपको उतरना चाहिए, उसके एनालिसिस में आपको भी जाना चाहिए।
तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उस लेवल का जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट सीखने को मिल रहा है वो, यानी फैक्ट में आपका एनसीईआरटी लेवल का फैक्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लेवल का फैक्ट और कॉन्सेप्ट हो गया, प्लस एक दो स्टैंडर्ड बुक जैसे आप एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की पढ़ रहे हैं, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की पढ़ रहे हैं, और रामशरण शर्मा प्राचीन भारत, ये तो ओल्ड एनसीईआरटी आपकी हो जाएगी, ये तो आपको पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी, और मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र की आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इसके साथ केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐड कर लेना, ठीक है। तो फैक्ट के लेवल आपकी एनसीईआरटी के लेवल का फैक्ट कॉन्सेप्ट हो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट सीखने को मिल रहा हो, एक दो जो स्टैंडर्ड बुक है, इकोनॉमिक्स के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़े, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी बेसिक सोर्स आपने एनसीईआरटी से सही तरीके से पढ़ा है, सही तरीके से आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है, और आपके पास कोई कोचिंग आपने की, आपके पास कोई क्लास नोट्स है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर सही से एनसीईआरटी के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, और एक से 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स होता है इकोनॉमिक्स का, 1 से 1.5 साल का कम से कम, उस पर अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली है तो फिर इकोनॉमिक्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डेट इज सफिशिएंट होता है। इकोनॉमिक्स के लिए जरूर नहीं कि आप किसी मोटी स्टैंडर्ड बुक के पढ़ें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड बुक में आपको 2-3 स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी, वो भी उसमें सेलेक्टेड हो। आप जैसे नितिन सिंघानिया की बुक आप पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पे आप ये नहीं कि उसमें 25 चैप्टर दिया गया था, आप 25 के 25 पढ़ रहे हो। आपको कैसे पता चलेगा उसमें से 8 और 9 चैप्टर ही पढ़ना है। अगर 8 से 10 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं तो एक तो आपको एनसीईआरटी लेवल का आपका कॉन्सेप्ट और फैक्ट तैयार है, वो हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेवल का तैयार है। और बुक में उस एम लक्ष्मीकांत की बुक में 8 से 10 ही चैप्टर आपको करने हैं। वो कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने से गहराई आपको पता चल जाएगा, आप उस गहराई में आ जाओगे कि नितिन सिंघानिया की बुक का 8 से 10 चैप्टर अगर आप केवल पढ़ लेते हैं, 25 चैप्टर जो दिया गया उसमें से केवल 8 से 9 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने उतना पढ़ लिया, आपकी एनसीईआरटी क्लियर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लियर है, और आपने नितिन सिंघानिया की बुक का फॉलो कर लिया 8 से 9 चैप्टर, और एक साल का जो करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट या कॉन्सेप्ट है वो आपने सीख लिया, तो अगर 8 क्वेश्चन आ रहा है आर्ट एंड कल्चर का तो आप 7 सही कर पाओगे, 7 बना लोगे। कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने इस बेसिक सोर्स को फॉलो किया, क्या एनसीईआरटी अब क्लियर है, ओल्ड एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फैक्ट क्लियर है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के को आपने मल्टीपल टाइम सॉल्व किया है, उस लेवल की तैयारी आपकी अच्छी है, और आपने नितिन सिंघानिया के 8 से 10 चैप्टर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने मल्टीपल टाइम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे आर्ट एंड कल्चर के लिए इस नितिन सिंघानिया की बुक में ही 7 to 8 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इतना काम कर लिया तो मैं गारंटी के लिए लेके कह रहा हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 8 बना ले जाओगे, 8 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 7 बना ले जाओगे। तो ये स्मार्ट अप्रोच हुआ। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, नितिन सिंघानिया 25 के 25 चैप्टर पढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको स्मार्ट अप्रोच पता ही नहीं, मतलब यूपीएससी एग्जाम का एंगल क्या, अप्रोच क्या वो पता ही नहीं है। वो 25 चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर इसमें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये भी जो सबसे बड़ा फायदा होता है, ये आपकी टाइम यहीं से तो आपके अंदर स्मार्ट अप्रोच आता है। नहीं तो आप अपना टाइम 25 चैप्टर पढ़ने में लगा रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो स्मार्ट अप्रोच से पढ़े वो 8 चैप्टर में पढ़ेंगे, उतने में कुछ अदर्स बुक का वो चैप्टर पढ़ लेंगे। तो ये स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। और इसी प्रकार जो स्पेक्ट्रम की आप बुक पढ़ते हो उसमें भी जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सही से अगर एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपने सही से एनालिसिस किया और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था एनसीईआरटी के लेवल का, ओल्ड एनसीईआरटी लेवल का, यानी बिपिन चंद्र की जो एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी आती है उस लेवल कॉन्सेप्ट क्लियर है, फैक्ट क्लियर है, और यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लिया है, मल्टीपल टाइम अगर आपने सॉल्व कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो फिर आप एस्पेक्ट्रम की बुक में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं, 15 से 20 जो उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर दिए गए हैं, उसमें से 10 से 15 चैप्टर, 20 चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो अगर आपकी एनसीईआरटी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तैयार है तो 10 से 15 चैप्टर पढ़ने में आपको जो है, अगर आप डेली 2-3 घंटे का समय दे रहे हो तो 2 से 3 दिन में पूरा कवर कर लोगे, 2 से 3 से 4 दिन में पूरा कवर हो जाएगा आपका। तो मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि क्यों ज़रूरी है कि आप जनवरी से फोकस हो जाए, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत से टॉपर्स हैं। एक पॉइंट टॉपर्स की बात करने से पहले पॉइंट ये, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का लेवल का फैक्ट ही हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको करंट अफेयर्स के लिए अगर हम बात करें, तो जो करंट अफेयर्स आपका है उस करंट अफेयर्स को आप एटलीस्ट कम से कम 1.5 साल का हो, और अगर आपने विजन आइज की मंथली मैगजीन फॉलो किया है, एक बेसिक न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ते थे, एक बेसिक न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ रहे हैं,
और 1 से 1.5 साल का जो विजन है इसकी मंथली मैगजीन होती है, आपने उसका मल्टीपल टाइम रिविजन कर लिया है और फिर केवल उसकी जो PT 365 आता है केवल उसका रिविजन करना है। आपने मंथली मैगजीन जो विजन है इसकी 1 से 1.5 साल की आपने पढ़ी है, उसके मल्टीपल टाइम रिविजन करें और PT 365 का मल्टीपल टाइम रिविजन करें तो करंट अफेयर्स का सफिशिएंट होगा और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट, ये पर्याप्त होगा। और इस करंट अफेयर्स विजन आइज से करंट अफेयर्स के अंदर करंट अफेयर्स में आपको कौन से 3 एरियाज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक एरिया आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, एक एरिया आपका इकोनॉमिक्स का है, एक एरिया आपका इन्वायरमेंट का, एक है साइंस एंड टेक का। ये 3 मेन जोन है करंट अफेयर्स में जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इकोनॉमिक्स पे, इन्वायरमेंट पे और साइंस एंड टेक पे। और किसी सेक्शन में उतना ज़्यादा समय देने की आपको जरूरत नहीं, ये 3 सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी पकड़ इस पर हो गई तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 मेजर एरियाज हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा पकड़ बनानी है। और अभी हम टॉपर्स की बात कर रहे थे, बहुत से ऐसे टॉपर्स को आपने देखा होगा जिनकी फर्स्ट रैंक आई, लेकिन फर्स्ट रैंक आने से पहले वो मेनी टाइम्स उनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हो पाया था। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करना एक चैलेंज, एक चुनौती है, काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल उसका ज़्यादा है, बढ़ता ही जा रहा दिन प्रतिदिन। तो ऐसे में अगर आप जनवरी से फोकस हो जाते हैं तो ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि फैक्ट पे पकड़ बनाना, फैक्ट का मल्टीपल टाइम रिविजन करना, बार बार प्रैक्टिस करना, इसमें टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर आप जनवरी से टाइम निकाल ले रहे हैं, पूरा का पूरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे फोकस हो जा रहे हैं, तो ये आपके लिए सही होगा। आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले की बात करें तो हाँ था कि अगर आप मार्च से फोकस कर रहे हैं तो चल जाएगा काम, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल उससे क्लियर हो रहा है कि आपको UPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 के लिए आपको जो है उस जनवरी से ही फोकस हो जाना चाहिए, जनवरी से फोकस हो जाना चाहिए। क्योंकि जो बेसिक सोर्स आपकी NCERT है उसका मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, एनालिसिस करना है, तो इन सब में काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर आप जनवरी से काम कर रहे हैं तो आपके लिए सही होगा, क्योंकि दिमाग में बैठना भी तो चाहिए, और जितनी मल्टीपल टाइम आप उसका रिविजन करेंगे उतना ही आपके दिमाग में बैठेगा। तो ये काम आपको करना है 2025 के लिए UPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आई होप डेट यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।